हेलो। मैं यश पांडे। जैसे कि मेरा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आप तो फाइल्स उठा के घूमते हैं। तो ये फाइल्स उठा के घूमते हैं मतलब जो ये जूनियर्स होते हैं जिनको हम मुंशी भी बोलते हैं। मुंशी मतलब कि जो अपने सीनियर के साथ घूमते हैं शुरू शुरू में कि केस की फाइलिंग कराना, केस को जज तक फाइल कैसे पहुंचाई जाती है। कभी कभी सीनियर ये भी बोल देते हैं कि चाय ले आओ, पानी लाओ। तो ये सब जो काम करते हैं जूनियर होते हैं, इनको लोग बोलते हैं कि आइए आप तो फाइल उठा के घूमते हैं, आप तो मुंशी हैं, लॉ करके भी आपको मुंशीगिरी करनी है। तो आज इन्हीं लोगों को मैं आंसर करना चाहता हूँ जो मैं इतने दिनों से वहाँ इंटर्नशिप पे जा रहा हूँ कि ये क्यों करनी पड़ती है आपको। तो देखो, जो जूनियर्स हैं वो अपने सीनियर के साथ जब कोर्ट में घूमते हैं तो उन्हें कोर्ट का प्रोसीजर पता चलता है कि कोर्ट काम कैसे करती है। और बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये छोटा काम है, ये छोटा काम है, ये छोटा काम है। अरे तो क्या डायरेक्ट एड्रेस पे पहुंचोगे क्या? बॉटम से स्टार्ट होती है ना। कोई भी जो देश होता है वो जब तरक्की करता है तो इट इज़ नॉट टॉप ड्रिवन, इट इज़ बॉटम ड्रिवन। तो नीचे से ऊपर जाता है, कोई ऊपर से और ऊपर वैसे नहीं होता है। अगर कोई बच्चा है वो 98% लाकर बैठा है तो उसके कान मरोड़ के आप उसको 99 पे लाना चाहेंगे तो सुसाइड कर लेगा। लेकिन कोई बच्चा 50% वाला है तो थोड़ा सा आपने उसको थप्पड़ मार दिया तो 55 पे पहुंच गया। थोड़ा आपके माँ बाप की सुन ली तो 60% पे पहुंच गया। थोड़ा सा टीचर की बात मान ली 65 पे पहुंच गया। थोड़ी खुद मेहनत कर ली 70 पे पहुंच गया। थोड़ी अपने ट्यूशन टीचर की बात मान ली 75 पे पहुंच गया। थोड़ी सी और एक आध जगह यूट्यूब पे पढ़ लिया और 80% पे पहुंच गया। थोड़ा सा और कर लिया 85 पे पहुंच गया। तो ये जर्नी ऐसी ही होती है, ठीक है। और सक्सेस इज ऑलवेज बॉटम ड्रिवन, इट इज नॉट टॉप ड्रिवन। टॉप पे अगर आप हैं ना ऑलरेडी तो आप और सक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपके 100% आते हैं तो भैया आप 101 पे नहीं जा सकते। 100 बहुत होता है। लेकिन भैया अगर आप बैठे ही अभी फिलहाल 0% पे हैं तो भैया आपको ग्रो करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। वो जो 100% है उसके लिए 99% में डिमोशन है, लेकिन आपके लिए 10% ही प्रमोशन है। अभी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप की बातें होती हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको। तो बहुतों के अकॉर्डिंग लोग बोलते हैं कि छोटा काम है। तो देखिए, आप ये तो मानते होंगे और आप लोगों ने ये बहुत लोगों से सुना भी होगा कि जो कुछ नहीं करता है वो लॉ करता है। और यहाँ पे जो है आप जल्दी सेटल नहीं होते हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि रुतबा नहीं है, और बहुत लोगों को लगता है कि हम लोगों को बता नहीं पाएंगे, तो ये भी बड़ा बीमारी है लोगों को साला बताने के लिए कि समाज में हमको बताना है कि हमारा बच्चा क्या करता है। जबकि ध्यान ये नहीं है किसी का कि पैसे पे वो क्या कमा रहा है। आप डायरेक्ट किसी से पूछते नहीं है। लोगों को शर्म आती है पूछने में कि भैया डायरेक्ट कैसे पूछ ले कि वो पैसे क्या कमाता है। तो लोगों को कुछ बताने के लिए चाहिए कि हमारा बेटा ये करता है, जबकि लोगों के असली इंटरेस्ट होता है जानने में कि वो पैसे कितने कमाता है, ठीक है। तो लोग बोलते हैं कि छोटा काम है, इसमें पैसा नहीं है, सेटल नहीं होते हैं। तो देखिए, जो हमारे समाज में एक जो सिस्टम चला आ रहा है स्टेबल नौकरी का कि महीने में तनख्वाह आ जाए और लाइफ सेट हो जाए, और पेरेंट्स को और उनके बाकी लोगों ने समझा रखा है कि सेटल सरकारी नौकरी बेस्ट होती है, ये कोई सेटल हो जाते हैं बच्चे, बस 9 से 5 नौकरी जाओ, कुछ काम नहीं है, उसके बाद लाइफ सेट है, लाइफ सेट है। तो भैया लाइफ कभी सेट नहीं होती है। सरकारी नौकरी में भी अलग अपने ड्रामे चलते हैं, टंटे चलते हैं। जिसका जानने वाला हो सरकारी नौकरी में पूछ लेना उससे, वो बता देगा आपको। पूछ लेना, कभी पूछ लो उससे जाके। मैं तो बोलता हूँ जाओ पूछो। हम एससी हैं, हम एसटी हैं, उसी पे गवर्नमेंट करते रहते हैं पूरे टाइम। तो ये अलग टॉपिक हो जाएगा, अभी इस पर हम नहीं आएंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को और उन पुराने लोगों को नहीं सुधार सकते जो हर चीज़ में स्टेबिलिटी देखते हैं नौकरी की। तो आप इनको नहीं सुधार सकते। आप इनको इग्नोर कर सकते हो कि भैया ठीक है, आपको जो बोलना है बोलो। और लोग बोलते हैं कि हमको ये काम सही नहीं लगता, हम डायरेक्ट वकील क्यों नहीं बन जाते। भैया आप डायरेक्ट वकील नहीं बन सकते, इतना आसान नहीं है। अगर आपका कोई घर में है नहीं ना जो ये काम करता हो तो बहुत बहुत कठिन हो जाता है ये किसी ऐसी लाइन में जाना जहाँ पे आपका कोई नहीं होता, ठीक है। अब बताते हैं चलो। तो जूनियर ये काम क्यों करते हैं? मतलब लोग बोलते हैं ना कि तुम डायरेक्ट, भैया तुम्हारी एलएलबी की डिग्री हो गई है तुम्हारे पास, तो तुम डायरेक्ट जाके क्यों नहीं आर्मी काउंसिल बन जाते या अपना वकील अपना केसेस लेना शुरू कर दो। तो अब इसके आंसर मैं बताता हूँ। पहला रीजन, फर्स्ट जनरेशन लॉयर। देखो, जब आप कोई ऐसा प्रोफेशनल चुनते हैं जहां तक आपका दूर दूर तक कोई नहीं है और आप ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये वाला प्रोफेशन चुना है, आपके दूर दूर तक खानदान में कोई सिंगर नहीं है, आप ही सोनू निगम बनने जाएंगे तो भैया स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का बाप ऑलरेडी ए आर रहमान है तो उसके बच्चे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ऐसी दुनिया चलती है। तो
जब उनको इस प्रोफेशन के लिए एक स्टार्टिंग सीनियर की बहुत ज़रूरत होती है कि भैया एक जो सीनियर है जो उनको अपने, वो क्या कहते हैं उसे, हम छत्र छाया में रखेगा और उसको गाइड करेगा कि भैया तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। हो सकता है उसको बहुत चीज़ें समझ नहीं आए तो वो उसको सिखाएगा कि भैया तुम ऐसे करो, ये ऐसे नहीं होता है, ये फाइलिंग ऐसे नहीं होती, इस पर स्टैम्प ऐसे लगता है, इधर फेविकॉल नहीं लगाया जाता है, इधर कुछ गलत लिख दिया तो इसको ऐसे किया जाता है, वहाँ पे कोर्ट में ये गलतियाँ नहीं करनी है, स्टैम्प यहाँ पे नहीं मारा जाता है, ऊपर मारा जाता है, नीचे मारा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि भैया वहाँ पे क्लाइंट को लेके आना है, वहीं पे पहले फॉर्म भर के लेके जाओ, ठीक है। कोर्ट में जाओ तो पास बनवा के जाओ, हमेशा गेट खोल के जाओ तो ऐसे मैडम ऐसे सर झुका के आओ, फिर सर झुका के जाओ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको वहीं आपका सीनियर ही आपको बताएगा कि ये चेक कैसे होती है, कि कौन सा केस कब लगा है कब नहीं लगा है, कौन सा जज कैसा होता है, जज से कैसे बात करनी है, जब जज गुस्सा हो रहा है तो आपको कैसे अपना खुद का आपा लूज नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें कौन बताएगा भैया, ये चीज़ें आपको लॉ स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी। आपको लॉ स्कूल में सिर्फ लॉ पढ़ाया जाएगा, उसका इंटरप्रिटेशन यहीं पे होता है आके, ठीक है। उसका इंटरप्रिटेशन यही होता है। हो सकता है कि कोई आपसे पूछे फॉर एग्जाम्पल कि आपका नाम क्या है, तो आप हो सकता है अपना नाम बता दें कि मेरा ये नाम है। हो सकता है जो अब कोर्ट में ये बात वकील कैसे बोलेगा, बोलेगा कि माय लॉर्ड ये उससे उसका पूरा नाम पूछ रहा था ताकि ये उसकी कास्ट पता कर सकते हो, और अगर इसे छोटी कास्ट का हो तो उसको गोली मार दे। इंटरप्रिटेशन है, मैंने नहीं बोला ये सही होता है, इंटरप्रिटेशन है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन आप कोर्ट में ही जाके सीखेंगे, आप कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। पता है बेहोता एग्जाम के लिए मेरे को बहुत ही हंसी आ रही है भैया, ये चीज़ें आपको वहीं समझ आती हैं, ये चीज़ें आपको कॉलेज में नहीं समझ आएंगी जब वो चार दीवारी में रह जाओगे। तो इसीलिए आपको ज़रूरत होती है। अगर आपके पिताजी वकील है तो बहुत ही अच्छी बात है यार, तो बल्ले बल्ले है, लेकिन नहीं होता है आपके पिताजी वकील। जिसके पिताजी वकील है वही ये काम करते हैं। और फर्स्ट जनरेशन में भी होता है कि भैया हो सकता है आप अपने सीनियर के साथ हो तो प्रिंटिंग आप करें, हो सकता है शुरू शुरू में ड्राफ्टिंग भी आप करें, अपने सीनियर को आइडियाज़ भी आप दें, लेकिन आपके सीनियर ही कोर्ट में खड़े होंगे और ग्लोरी वही लेंगे। ये भी होता है क्योंकि भैया उनके वो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे हैं, कल को आप भी स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक कहते हैं ना हुक पॉइंट चाहिए होता है कि भैया यहाँ से कुछ तो मेरे को मिले ताकि मैं घुसूँ। वो पेनिट्रेट करने के लिए कुछ चाहिए होता है आपको। सेकंड रीजन, नेटवर्किंग। व्हेन यू गो रेगुलरली इन कोर्ट, आप लोगों से देखते हैं, लोग आपको भी दिखने लगते हैं। हो सकता है आप लोग मिलकर कल को अपनी लॉ फर्म भी खोल सकते हैं। मतलब कि आप लोग देख रहे हैं, आप ही की एज के ग्रुप के लोग, मतलब मेरे भी बहुत सारे लोग हैं। आप कभी कोर्ट में जाके हियरिंग देखो तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के, NLSIU बैंगलोर के बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैं लिटिगेशन में जाएंगे, हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। कल को हो सकता है यार आप लोग अपने मिल के लॉ फर्म खोल लो यार, कि हो सकता है हम एक घर किराए पे लेंगे, कोई कमरा किराए पे लेंगे, यहाँ पे हम अपने क्लाइंट्स को डील करेंगे, या आपस में हम ये एक दूसरे का ज्ञान बढ़ाएंगे, या साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, या आप अपने सीनियर के साथ ही एसोसिएट बन जाएंगे उनके लॉ फर्म में। तो भैया ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सब चीज़ें कब होगी, जब आप बाहर निकलेंगे। नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग मतलब आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं, पर्सनल नहीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं। प्रोफेशनली हर चीज़ बात होती है, कुछ भी फालतू बात नहीं होती है। केस के बारे में बात होती है, केस कैसे किया जाता है, ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। कल को आपको भी भेजा जाएगा कि भैया वहाँ पर जाके एडजर्नमेंट ले आओ कि माय लॉर्ड माय सीनियर काउंसिल इज नॉट प्रेजेंट फॉर सम रीजन, सो प्लीज गिव मी एडजर्नमेंट ऑन अनदर डेट, और माय सीनियर वुड बी प्रेजेंट एट दिस टाइम, सो प्लीज लिस्ट दिस केस एट दिस टाइम। तो ये सब चीज़ें भी आपको करने को मिलेगा। तो ये धीरे धीरे ही आप जाते हैं। अगर आपका कोई अगर नेटवर्किंग नहीं है, आप किसको जानते नहीं है, तो भैया ये बनाने के लिए आपको पहले किसी के द्रोणाचार्य के भी शिष्य बनना पड़ता है। आपको हो सकता है आपके सीनियर कल को डांटे भी आपको कि भैया तुम ये काम ठीक से नहीं करते हो, या हो सकता है कल को आप भी जैसे मेरे जैसे इंसान हो तो कि आलस हो आपको, या आप थोड़ा सा ऐसे दिक्कत करने लगे फालतू की बकैतियों में, तो आपके सीनियर आपको टोके कि यश ऐसे नहीं चलेगा, घर पे बैठो। तो ये चीज़ें भी आपको अगर बोलना पड़ेगा कि सर मेरे से गलती हो गई, ये नहीं किया। तो भैया ये सब जो चीज़ें होती है ना, जब आपका सीनियर आपको टोकता है, और मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि बेइज्जती करता है, पर थोड़ा डिस्टेस्टफुल टोन में बोलता है ना आपको कि भैया ऐसा काम नहीं चलेगा, और फिर येट वो फ्रूटफुल होता है, ठीक है, और वो आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब ऐसे फ्रिवलेस नहीं होना मेरे को। तो ये चीज़ें आपको समझ आती हैं कि यार ऐसे काम नहीं करना है, ऐसे करना है, सीनियर से ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं करनी है, सीनियर के सामने बिहेव कैसे किया जाता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप वहाँ कोर्ट में ही जाके सीखते हैं। वो आप सीख ही नहीं सकते लॉ कॉलेज में, अपने सीख सकते हैं। लॉ कॉलेज में आप मूड कोर्ट्स, लॉ कैसे होता है, लॉ क्या होता है, वो जब तो आपको मालूम होना चाहिए। तो बेस होती है, मैंने क्या कहा, सक्सेस बॉटम ड्रिवन होती है, टॉप ड्रिवन नहीं होती।
लेकिन बॉटम स्ट्रांग होगा तभी तो वहां तक पहुंचोगे। और वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत ऐसे देखना पड़ेगा, वो कहते हैं ना उछल उछल के देखना पड़ेगा कि उस दीवार के पार क्या है। तो ये कैसे होगा? नेटवर्किंग से होगा। ये आप लोगों से मिलोगे, आप अच्छा काम करोगे तो आपके सीनियर आपको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं भैया, सब सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए करना पड़ता है ये काम। तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन। देखो जब आप जूनियर होंगे तो आप देखेंगे कि जो लॉज एंड प्रोसीजर है वो काम कैसे करते हैं। एक तो आप लॉ पढ़ते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में वाइफ क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से इंटरिम मेंटेनेंस, यानी जब तक केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक वो पैसे मांग सकती है अपने पति से। ये लॉ हो गया। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है? पति बोलता है मैं तो नौकरी ही नहीं करता, मैं तो नौकरी छोड़ दी, मैं तो कुछ नहीं दे सकता अपनी बीवी को, मैं कुछ नहीं दूंगा अपनी बीवी को, आपको मुझे जेल भेजना है तो भेज लो, वहीं कोर्ट में आके लड़ाई करेगा। तो ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे ना कि रियल लाइफ में कैसे वो चीज़ें प्ले आउट होती है और किस तरीके से लॉयर्स उसको डील करते हैं और किस तरह से जजेस उसको डील करते हैं। तो ये चीज़ें आप वहाँ पर जब तक जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप डायरेक्ट सोचेंगे कि हम भैया सीधा नानी पालकी वाला बन जाएंगे, नहीं बन सकता कोई। नानी पालकी वाला भी नानी पालकी वाला पहले दिन नहीं बने थे, वो भी जमशेद जी का के यहाँ काम करते थे पहले। तो कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि भैया आप डायरेक्ट नानी पालकी वाला बन जाओगे और आप जेठ मिलानी नहीं बन सकते। अब आपको चाहिए एक सपोर्टिंग हैंड जो आपको थोड़ा सा सपोर्ट आपके नीचे से करे कि भैया हाँ आओ मैं तुम्हारे साथ हूँ टाइप। और ये देखने को मिलेगा कि जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, कोर्ट का स्टाफ काम कैसे करता है। कोर्ट में जो लोग होते हैं जो कैबिन्स में होते हैं कि भैया ये स्टिकर दे देना, ये कोर्ट फीस का स्टैम्प दे देना, ये एफिडेविट का स्टैम्प दे देना, वकालतनामा का स्टैम्प दे देना, ये बार बार ये क्लाइंट को बुलवा के साइन करवाना, या कल को वहाँ पे जब पटल पे फाइलिंग होती है कि वो आपको पूरे 10-12 एरर गिना कर दे देते हैं कि भैया इस फाइल में ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, उसको कैसे पूरा करना, वो गंदी राइटिंग को कैसे पढ़ना, ये सब चीज़ें वहाँ पे ही सीखेंगे। और बात कैसे की जाती है, कोर्ट के जो स्टाफ होते हैं उनसे कैसे बना के रखी जाती है, काम कैसे करवाया जाता है कोर्ट के स्टाफ से। हो सकता है कभी कभार वो मूड में ना हो तो बोल दो कि अरे भैया यार कर दो यार, ले लो, कम से कम रख लो, कल कर देना। या ये ऐसा को कुछ ना कुछ रखना पड़ता है उनसे रिलेशन कि भैया बोलते हैं कि अरे भैया एक बार हमको उधर अंदर आने लगे तो हम थोड़ा देख के बता दें कि ऐसे ऐसे करना है आपको, तो वो फिर आपको पीछे से गार्ड से अंदर बुलवाएगा। तो ये जब तक आपकी दोस्ती नहीं होगी, कोई भी आपको नहीं भी कोई भी आपको नहीं जानेगा ना, तो आपका काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जूनियर को आना पड़ता है सीनियर के साथ। चौथा रीजन, एक्सपोजर। देखो आप जब भी कोई नई फील्ड में जाते हैं तो वहाँ के बारे में आपको जो कहते हैं ना अंदर की बातें पता कैसे चलती हैं। एक्सपोजर मतलब कह सकते हैं इसको कि कुछ ज्ञान मिलना आपको, कि वो वहाँ के बारे में आपको चीज़ें समझ आए तो वो आपको आपके सीनियर के साथ ही समझ आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पिताजी वकील नहीं है, आपकी माताजी वकील नहीं है, आप कोई आपके घर का जज नहीं है, या आपका लॉ के फील्ड में कहीं दूर दूर तक नाता ही नहीं है किसी का। तो जब किसी का दूर दूर तक नाता नहीं होगा तो भैया आपको वो जो एक्सपोजर और जो काम करने की जो जगह आपको चाहिए या जो आपको एक्सपोजर चाहिए, तो वो एक्सपोजर आपको वहीं पे मिलेगा, अपने सीनियर के चेम्बर में ही मिलेगा। आपका सीनियर आपको बोलेंगे कि ये ड्राफ्टिंग करनी है तुमको, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, ये ऐसे करके लाओ, ये वैसे करके लाओ, बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखनी है। कोर्ट में बहुत की पॉइंट्स में बात की जाती है, बहुत पूरी कहानी ट्रायल नहीं बनाया जाता है। जैसे बहुत सारे सीनियर काउंसिल्स आके वहाँ पे ट्रायल बनाने लगते हैं कि माय लॉर्ड ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, पूरी कहानी जपने लगता है रामायण टाइप की। और आप की पॉइंट्स में बात करेंगे तो जज आपको सुनेगा। एंटाइज कैसे किया जाता है जज को कैसे ले आया जाता है दिमाग में कि जज को लगता है कि वही फैसला दे रहा है, लेकिन आप उससे वो फैसला निकलवा रहे हैं। ये छोटी छोटी जो बारीक चीजें हैं ना, ये आपको वहीं पे समझ आएगी। आपको ये एक्सपोजर कोई नहीं दे सकता। आप दिन भर कोर्ट में जाके फोन में बतिया के आ जाओगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपका, अगर आपको लिटिगेशन में आना है तो भैया ये चीजें इसलिए उन्होंने समाज को छोड़ दो मार दो गोली, ठीक है। ये फिर बाद में 65 साल के हो के बुढ़े हो के ना फिर बाद में हाँ वो करके ऐसे ताली मारते रहते हैं ना, तो इन लोगों को ना सीरियसली मत लो ज़्यादा। मैं बोलता हूँ कि इन्होंने नौकरी कर ली तो इन्होंने कुछ को उखाड़ नहीं लिया ऐसा ग्रेट। नौकरी दुनिया करती है। अगर किसी में ब्रांड होता है ना, वो दम होता है ना किसी में, तो वो आगे ना जमीन पे उतर के खुद का अपना काम करता है। वो सरकारी नौकरी की ना सिक्योरिटी चाहिए और फिर चौधरी बनते हो तुम, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो।
सुननी बंद कर दो कि सरकारी नौकरी करके तुम अगली पीढ़ी पे चौधरी बनते हो फालतू के। मत सुना करो ऐसे लोगों की, दूर रहा करो ऐसे लोगों से। और हमेशा उसकी सुनो जो आपके फील्ड में जो काम करता है और जिसको उस चीज़ का एक्सपोजर है, ठीक है। तो खैर अब आउटरो कि अब ये देखो, अब ये सब चीज़ें आपको बहुत सुननी पड़ेंगी और हो सकता है शुरू शुरू में आपको भी लगे कि यार मेरे को कुछ काम नहीं हो रहा है। बोलते हैं कि सीनियर हमको काम सिखाते नहीं है या सीनियर हमको कुछ भी समझाते नहीं है। बोलते भाई तुम ना उनके बेटे नहीं हो, तुमको चेष्टा डालनी पड़ेगी सामने से, तुमको पूछना पड़ेगा कि सर मेरे को काम दीजिए, मुझे बताइए, मुझे समझाइए। अगर तुम बोलोगे ना, जैसे आई फॉर्चुनेट इनफ मेरे सीनियर इतने अच्छे मेरे को मिले हैं, वो बोलते हैं कि यश तुम लखनऊ में एडमिशन ले लो, मैं तुमसे ड्राफ्टिंग का काम कराना शुरू कर दूंगा, मैं तुमसे ये काम कराना शुरू कर दूंगा, वो काम कराना शुरू कर दूंगा और 5 साल में तुम सब कुछ सीख जाओगे। मतलब अब बहुत पता नहीं मेरे को भाई, क्योंकि मेरे सीनियर मेरे को बहुत अच्छे मिल गए, मैं तो इन्हीं के साथ जुड़ जाऊंगा। मैं बात कह रहा हूँ कि मतलब वो मैं कल को कुछ गलत काम भी करता हूँ या फिर मैं थोड़ा सा उतना ध्यान नहीं देता हूँ तो वो मेरे को सुनाते हुए कि यश ऐसे करना है तो घर में बैठ जाओ, तो टाइप कहीं कहीं ऐसे डिस्टेसफुल टोन में भी बात होती है उनसे, मतलब वो मेरे को बोल देते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, थोड़ा बहुत समझना पड़ता है। और सीनियर के साथ होना, अगर आपको लगता है कि यार मेरा सीनियर मेरे को नहीं सिखा रहे या मेरे को जम नहीं रहा है, तो भैया छोड़ के अगले सीनियर के पास चले जाओ और काम करो और दूसरे सीनियर से भी काम मांगो। अगर आप बोलते हैं कि हाँ पैसा नहीं है, अरे पैसा है भैया, फाइलिंग कराने का रेट जाके पता करो ना। मैं बताता हूँ 400 रुपया पर रेट चल रहा है फाइलिंग का, बता रहा हूँ, अब जाके सर्च कर लेना आपने लखनऊ में क्या चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। एक फाइल को जज तक पहुंचाने के लिए 400 रुपये मिलता है एक मुंशी को या जूनियर को भी कह सकते हो। 400 रुपये भैया 3-4 वकीलों से आपको जुगाड़ हो गया यार, बहुत पैसे छाप सकते हो आप। तो ये काम आपको सीखने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा और काम करोगे। और अगर जुझारू और जुगाड़ू अगर आप हैं, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं प्रोफेशन में। और आप भी कल को धीरे धीरे करते करते एक बहुत अच्छे वकील बन सकते हो यार। अब लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो सीधा ड्राम जेट मिलानी बनेंगे, नानी पालकी वाला। अरे यार अपने स्टेट का बिना सबसे बेस्ट वकील बन के बिना बहुत अच्छी रोटी खा सकते हो, ठीक है। तो अपने स्टेट का ही वकील बन के भी आप बहुत अच्छी रोटी खा सकते हैं। तो भैया ज़रूरी नहीं है आपको कि हमेशा वर्ल्ड में बेस्ट ही बनना है, आप अपने उधर के भी बेस्ट बन सकते हैं। तो अब इस पर कभी हम अलग वीडियो बना देंगे। तो ये बातों को थोड़ा अपने पॉइंट्स बनाइए, इनको नोट रखिए कि भैया ऐसा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना है। और फिर हम कभी अगले वीडियो में मिलेंगे कि हम और नए टॉपिक्स पे बात करेंगे लॉ के फील्ड में, या फिर मैं कभी जनरली ऐसे समाज के टॉपिक्स पे भी जब मैं बात करनी स्टार्ट कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं थोड़ा करंट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी बात करनी स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू सो मच, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको कुछ भी लगता है कि भैया ये कुछ गलत बोल रहे हो या हमको कुछ समझ नहीं आया, तो मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।